बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की से मंसूब मुबैना ऑडियो लीक्स या ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ख़ुद तो साकिब निसार साहब ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। अब तो निजी टीवी चैनल समा टीवी ने भी बड़ी महारत से ज़ाहिर किया है कि किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों को उनकी तकरीर को जोड़कर इसकी एडिटिंग की गई। एक तरफ निजी चैनल्स में चलने वाली रिकॉर्डिंग जिसमें ये बताया गया है कि इसकी एडिटिंग की गई, और दूसरी तरफ जो वेबसाइट है अमरीकी फैक्ट फोकस, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि ये डॉक्टर्ड नहीं है और इस पर एडिटिंग नहीं की गई। बारकैफ आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने जो काबीना की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये जो ऑडियो टेप है ये झूठी है, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक टीम तश्कील दी हुई है जो इस तरह की जाली ऑडियो और वीडियोस बनाती हैं, और ये उस वक्त सामने आती हैं जब अदालत पे केस लगे हुए होते हैं। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाया जाएगा और तमाम जो इसके पीछे किरदार हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा। दूसरी जानिब जो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा यह है कि इसकी फोरेंसिक तज्जिया किया जाए और पता कराया जाए इसकी वेरासिटी ऑथेंसिटी के हवाले से। फिर आज पीडीएम की आम बैठक भी हुई। इस नशिस्त में अगरचे ऐलान तो कोई बड़ा सामने नहीं आया, सिर्फ ये ऐलान सामने आया कि 6 दिसंबर को दोबारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास होगा, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया को कहा कि 6 दिसंबर को हतमी और अहम ऐलानात किए जाएंगे। वो तो अब 6 दिसंबर ही को पता चल सकेगा कि वो हतमी और अहम ऐलानात क्या हैं। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जो कि एक रेगुलर फीचर है। हर मंगल को इजलास होता है जिसमें अहम फैसले किए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से एक बैनुल वजारती कमेटी बनाई गई है। सेनेटर शिबली फराज साहब जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो इसकी सरबराही करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर जो है पेशरफ्त करेगी, इंगेज करेगी। ये एक अहम फैसला हुआ। फिर इस्लामाबाद फेडरल एरिया में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। फिर IMF और हुकूमत के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से भी वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी और ऐड करते चलें, आज FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इजरा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसके तकरीब के मेहमान खसूसी थे और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि चूँकि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं इसलिए कर्ज लेने पड़ते हैं, और एक विशियस सर्कल है, और वो विशियस सर्कल में अगर 6,000 अरब रुपए महसूलात इकट्ठी होती हैं तो 3,000 अरब रुपए तो चली जाती हैं जो साबका अदवार में कर्जे लिए गए थे उनकी किस्तों की अदायगी में, और 3,000 अरब रुपए रह जाते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए। और उनका कहना था कि अगर ज़्यादा महसूलात इकट्ठी की जाएंगी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का फ़ायदा उठाया जाएगा तो फिर इस सर्कल को हम तोड़ सकते हैं। तमाम नुकात का आज की नशिस्त में आता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू का तौर हम आपसे करा देते हैं। कंवल शोजब साहिबा हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। आप तर्जुमान हैं PTI की, मेंबर कौमी असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर शेख साहब स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आप मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और जो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी है उसके आप मेंबर हैं, इससे कबल चेयरमैन भी रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शौकत पराचा साहब जो आज टेलीविजन पे अपना शो करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमल शोजब साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। तो अहम नुकात सामने आए हैं। एक तो PDM की मीटिंग हुई और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि 6 दिसंबर को वो हतमी और अहम ऐलानात करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत क्या राय रखती है? और दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुतालबा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब की जो मुबैना ऑडियो टेप है इसकी फोरेंसिक अकाउंटेबिलिटी की जाए, ऑथेंसिटी इसकी जांची जाए, इसका तज्जिया किया जाए। क्या कहेंगी मैम इन हवालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनवार साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और बड़े अच्छे और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आप बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूं जो आपने सवाल पूछा है। पहले तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा लेकिन PDM की कोई मीटिंग नहीं थी। 3 से 4 बेचारे लोग वहाँ बैठे हुए थे जो असेंबली से मेजॉरिटी उनमें से बाहर है, जिसमें एक मरियम बीबी थी, एक मौलाना साहब थे, एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, चौथा पांचवा कोई बंदा हो तो मुझे बताइएगा। आफ्ताब शेरपौर साहब थे, महमूद खान अचकजई थे मैम ना।
आफ्ताब शेरपाव, जी, महमूद खान वो उनको अचकज़ई। छोड़ देना, वो तो बेचारे ना 3 में ना 13 में है। ना वहाँ बिलावल साहब थे, ना शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, लीडर ऑफ दी जो मेन वहाँ पर काम कर रहे होते हैं असेंबली में। जी और फिर जो इन्होंने बयानात दिए कि जी हम पहले लॉन्ग मार्च करेंगे, पहले भी किया है हमने, इन्हें होस्ट भी किया, रास्ते खुले रखे, आप सब ने देखा, खुली आंखों से देखा, इंटरव्यूज भी हुए इनके। लोग वो पीली जो वर्दियों वाली फौज लाए थे, बीमार हुए, उनकी हमने मेहमान नवाजी भी की, तीमारदारी भी की, पानी भी पिलाया, लेकिन मुंह की खा के चले गए। तो अब दोबारा शौक आ रहा है, जरूर कर लें। वो आर भी होना था और पार भी होना था, और फिर वो इस्तीफों का अचार भी होना था। वो लास्ट टाइम वो भी लगा हुआ होगा, अचार तैयार होने वाला होगा। 2 लोगों के इस्तीफे स्पीकर नेशनल असेंबली के पास पहुंच गए, जो एक मुर्तजा अब्बासी साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, और एक मरियम बीबी के जेठ साहब हैं, जो सफदर साहब है ना, उनके बड़े भाई। सज्जाद दोनों अवान ने साहब। लिटरली हाथ जोड़ के वो इस्तीफे वापस लिए। तो आप इनकी बातों पे जरा कान कम धरे, इन्होंने भी अच्छा। कुछ बेचारों ने करना होता है। इस शुगल मेले को आप शुगल मेला ही रहने दें। दूसरी बात, आपने मुझसे जो सवाल पूछा जी कि जनाब ये जो फोरेंसिक का मामला है, तो एक जज अरशद मलिक साहब की भी वीडियो लाए, उससे पहले जस्टिस कयूम साहब की ऑडियो लीक भी हुई, फिर बीच में और भी बड़ी वीडियोस आती रही हैं। मरियम बीबी की अपनी ऑडियो भी आ गई है, और भी शायद 4-5 आ जाएंगी। सारों को मेरा ख्याल है इकट्ठा करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक सीनियर एमएनए है, अपने पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, उनको चाहिए कि जाके उसको जमा कराएं। ठीक। आपका नाम बीच में आ रहा है, आप मजलूमियत के रोने रो रहे हैं। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि एविडेंस आ गया, मजलूम हो गए। कल इनके तमाम स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हिना भट्ट थी, उन्होंने कहा जी एविडेंस आ गया है कि सारे जो फैसले किए गए वो तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किए गए। तो अगर इनको इतना बेनिफिट होने जा रहा है तो इनको चाहिए कि जाके जमा कराएं। और साथ में मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि वो रसीदें भी जमा करा दें, जो मेफेयर के 4 फ्लैटों की बेनिफिशियरी ओनर मरियम बीबी हैं, पनामा 1 में उनका नाम निकला था। वो 4 जो जराए हैं वो बता दें कि जी एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस था, कि आपकी आमदन से ज्यादा असासे थे, अगर रसीदें वो जमा करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जरा जाएगा। कैसर शेख साहब से मुल्क में पूछ जो लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। जिसमें एक सिर्फ जुमला पूरा करने दे के एस्टेब्लिशमेंट भी ख्वार हो जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी आईएसआई, तमाम अदलिया, चीफ जस्टिस, सारे बीच में इन्वॉल्व हैं। सबको ठंड पड़ जाएगी। आप अपनी रसीदें जमा करा दें तो हमें भी सुकून आएगा, पाकिस्तान किसी और तरफ चलेगा। जो बाहर से बैठ के आप मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करें और अपने मुल्क को बदनाम करते हैं और साजिशें, कभी वो अफगान के उन लीडरों को मिलते हैं जो आपके मुल्क को गाली देते हैं, कभी आप इजराइल के लोगों से जी, वो आपने बताया, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। रसीदें दे, अपनी भी जान छुड़ाएं, हमारी भी जान छुड़ाएं। मैं कैसर शेख साहब सर बताएगा, पिछली दफा जब आप हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में थे तो राना शमीम साहब के बयान हल्फी का मामला था, उसमें तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है, वो तो सब जुडिस है। अब सर ये ऑडियो टेप्स आई हैं, आपने कंवल शोजा साहबा की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चूंकि इसके एक तरह से बेनिफिशरी हैं और इफेक्टिव अपने आप को आप कर रहे हैं, तो इसके फोरेंसिक के लिए आप तमाम बहुत सी वीडियोस ऑडियोज इकट्ठी करें और इसका मुतालबा कर दें, जो आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने किया। क्या कहेंगे कैसर शेख साहब? बार बार पीटीआई का ये कहना है कि अगर रसीदें दे दें तो तमाम मामला सेटल हो जाएगा वंस फॉर ऑल। क्या कहेंगे इस पे कैसर शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवारुल हसन साहब, सीधा सीधा मामला है। आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो बड़ा क्लियरली कहा कि ये मुस्लिम लीग का तो तल्लक इससे नहीं है जी। पहली बात तो ये है कि अगर तो ये जेन्युइन है या सही है, तो जिसने ये वीडियो रिलीज की है उसका मामला है, उसको पकड़ें। और अगर जेन्युइन नहीं है और अगर जेन्युइन है तो फिर तो वो साबिक चीफ जस्टिस साहब का मामला है। तो ये मामला मुस्लिम लीग का तो है नहीं। तो मकसद ये है कि जो भी है, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि सब जुडिस है, पहली वीडियो भी जो आई है सब जुडिस है, और ये मामलात तो अदालत में जब चले जाने हैं और अदालत में जा रहे हैं तो सबसे बेहतर तो फोरम वही है ना अदालत का, कि वहाँ फैसला हो जाए कि क्या है, बजाय कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे। बड़े अलार्मिंग चीज़ है। देखिए जो कुछ आया है, जो ऑडियो आई है, उसमें मैं नहीं समझता कि मैं कैसे कह सकता हूँ, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए और साबित ना हो जाए तो मैं कोई किसी पे इल्ज़ाम धरना, क्योंकि पीटीआई का तो ये तरीकाकार ही है ना कि सीधा सीधा वो हर एक पे इल्ज़ाम ही सिर्फ लगाते हैं और प्रूफ कुछ भी नहीं होता। आज तक तो प्रूफ नहीं हुआ ना, कोई भी नेब से जो भी मामलात हुए आज तक कोई कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कितने 3.5 साल से हमें चोर डाकू ये कह रहे हैं, और इनका यही काम है ना, ये बैठने को तैयार है। वो सिर्फ
कोई बगैर सबूत के, सबूत होता तो जाके कोर्ट में जाए ना, वहां पे सबूत। और ये आई हैं जिन लोगों ने इशू किए हैं, उनसे पता किया जा सकता है क्या है मामला, और वो फॉरेंसिक होना चाहिए, बिल्कुल फॉरेंसिक होना चाहिए। और अगर तो ये बात साबित हो गई तो फिर तो आप खुद अंदाजा अनवारुल हसन साहब कह सकते हैं कि कहाँ हमारे इदारे पहुंच रहे हैं और हम कहाँ अपने मुल्क को ले जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मामले सारे सब जुडिस होने चाहिए हैं, क्योंकि अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उससे पहले और ज्यादा इस बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन आप ठीक है, आप नहीं जाना चाहते। शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस पे बयानात दे चुके हैं, जो आपके सदर हैं और सीनियर नायब सदर हैं, इसलिए मैंने सवाल आपके सामने रखा था। शहबाज साहब ने भी कहा कि तमाम नजर निज़ाम अदल पर मरकूज है, और शाहिद खाकान साहब ने कहा इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। इस पर एक और भी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शौकत पराचा साहब के पास जाऊंगा। सर ये लेकिन चीज़ आपकी, ये मामला तो शरीफ फैमिली का है फ्रैंकली, PMLN को चूंकि वो हेड करते हैं, इसलिए बिलवासा तौर पे आप लोगों से भी सवाल पूछा जाता है, वरना अगर चाहिए तो उनके एक फैमिली इशू है, उन्होंने अपनी मनी ट्रेल देनी है, रसीदों की बात होती है। लेकिन पॉलिटिकली आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि इस चीज को सेटल हो जाए। आपका निज़ाम ये आता है कि जब भी अदालतों में ये केसेस लगते हैं तो इस तरह के इश्यूज प्रॉप अप हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, इल्तवा ले ली जाती है। 16 या मरतबा आई बात के मरियम नवाज साहबा ने इल्तवा की एप्लीकेशन दी है। आप समझते हैं ये स्पीडी जस्टिस, अदरवाइज आपको उससे पॉलिटिकली अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है? कैसर शेख साहब। सैयद अनवारुल हसन साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इनका फैसला हो जाना चाहिए वंस फॉर ऑल कि हकीकत क्या है। और देखिए, ये फैसला अदालतों ने ही करना है, आपने या मैंने या कमल शोहरत साहिबा ने तो ये फैसला करना नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, देखिए ना, बड़ी क्लियर कट ऑडियो और वीडियो आ रहे हैं। अब वो उसमें फोरेंसिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उसमें डाउट हो सकते हैं, वो उसका कोई अथेंटिसिटी अभी तक हमारे सामने नहीं है। कोर्ट में पेश हो चुका है, आप कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस का जो उन्होंने बयान हल्फी दिया है, वो कोर्ट में पेश हो चुका है। तो ये चीजें देखिए ना, फैसला तो कोर्ट्स का करना। मैं इससे पहले ये कह रहा हूँ कि आप भी सुन रहे होंगे कि 3.5 साल से हमें चोर डाकू ही कह रहे हैं ना, हर वक्त हमारी तरफ इशारा करके यही कहते हैं कि चोर डाकू। चले, मैं दोबारा लौट के आऊंगा और मैं आपसे जो FBR की ट्रैक एंड ट्रेस है उसमें भी करूंगा अब सवाल। सिर्फ मुझे ये बता दें, कोर्टों में कोई चीज साबित हुई तो अनवार उसका साहब, मैं एक जुमला सिर्फ कहना चाह रही हूँ आपसे, इजाजत वो कह रहे हैं चाहती हूँ। कोर्टों में कोई चीज साबित अभी तक नहीं हुई। कमल साहब, फिर मैं शौकत साहब के पास जाऊंगा, जरा ब्रीफ इख्तिसार से बताइएगा। मैं सिर्फ इनके जो सीनियर हैं, ये मैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है कैसर शेख साहब, ये शरीफ आदमी है। आपने शरीफों के बिहाफ पे इनको बेचारों को किधर जहमत दे दी। तो ये शरीफ आदमी, आपने कहा शरीफ पार्टी है, शरीफ उनके हेड कर रहे हैं। लेके हमारे तक किसी ने जी, किसी ने भी पूरी पार्टी को कभी ये नहीं कहा कि सारे चोर डाकू बैठे हैं। हमेशा इनकी लीडरशिप पे उंगली उठाई जाती है, और वजीर आजम ने बरमला कहा है कि इनकी लीडरशिप को छोड़ के पीछे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें कैसर साहब शामिल है, डॉक्टर निसार साहब शामिल हैं, और भी बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है। दूसरी बात सिर्फ इतनी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अगर आप पूरा बयान चला दें तो जो प्रेस रिलीज आ रही थी इनकी, जो आज वो जो PDM के 2.5 सरों की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मामलात उल्टे हो गए तो नूरानी जानेंगे या शमीम साहब जानेंगे, सही हो गए तो बेनिफिट हम ले लेंगे, बाकी वरना कोर्ट्स जाने या जिन्होंने ये फ्लोट किया वो जाने। तो भाई फिर आपके स्पोक्स पर्सन पिछले 4 दिन से क्यों छलांगे मार रहे थे, और उसमें से मियां साहब का फायदा और बीबी अपनी मरियम का क्यों निकाल रहे थे? और दूसरी बात यह है कि साथ में उन्होंने शो कॉज नोटिस की भी बात की कि जो लोग आज PDM में नहीं तशरीफ लाए, जो इस भानुमतीन का कुंभा इकट्ठा बैठना था, उनको शो कॉज नोटिस भी जारी करेंगे, ये भी कहा गया है। जी जी। तो वो याद होगा बिलावल साहब ने भी शो कॉज नोटिस को एक पीस ऑफ पेपर कहा था कि हम ऐसे फाड़ते हैं। तो अब आगे तमाशा देखेंगे, अभी तो PDM आपस में पहले ये मुकले, फिर अगली बात करेंगे। ठीक है, शौकत पराचा सबसे इस पे जरा अपना आप कमेंट दीजिएगा, क्योंकि ये बहस हो रही है। मैं कैसर शेख साहब की इस बात से तो मुतफिक हूँ कि मामला जो है वो जो राना शमीम साहब के वो तो अदालत में सेटल होगा, और ये मामला जो है अब ये कहाँ जाता है, ये आप अपना तजिया दीजिएगा कि ये कहाँ जाकर आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। और ये रुकेगा भी नहीं। और कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन जहाँ फेडरल कैपिटल में बैठे हुए गवर्नमेंट के लोग आज कहे गए कि जी ये तो फ्रॉड है जी, लेकिन गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि जी इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अगर अब देखें ना, कल से बशमूल आपका शो हम यही बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये कोई ना कोई मसला तो है ना।
किसी की नज़र में इशू नहीं हो सकता, लेकिन हम समझते हैं कि ये मसला है, ये बड़ा इशू है, उसको सेटल होना चाहिए। उसको सेटल होना चाहिए। जो बात अभी कमल शोधब साहिबा ने की कि जस्टिस क्यूम की भी ऑडियो आई थी, तो एक्शन हुआ था ना, उनको हटा दिया गया था, उनका जो फैसला था वो सेट असाइड हुआ था, और वो जो SGS कोटेकना केस वाला था, वो केस फिर दोबारा चला था, और बाद में जाके आसिफ अली दरदारी साहब को उसमें क्लीन चिट मिली थी अदलिया की तरफ से। तो वो जो जस्टिस क्यूम वाली मिसाल हम देते हैं आज बैठ के, तो पूरी मिसाल दें कि वो उनको हटा दिया गया था, लेकिन इधर मसला है कि ये तो चीफ जस्टिस हैं खुद, और वो भी रिटायर्ड हैं अब जी। अब तहकीकात कौन करे? तो इसलिए बार बार जो बात की जा रही है कि अदलिया खुद इसका नोटिस ले, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मामला है। मसलन आप किसी सेशन जज को नहीं कह सकते, आप किसी हाई कोर्ट के एडहॉक जज को नहीं कह सकते कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट का जो है या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें, जो एक अप्रोप्रिएट फोरम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कल से ये मसला चल रहा है और पूरी आज वफाकी काबीना में डिस्कस हुआ है, इधर वे मैं नहीं कह रहा कि साकिब निसार गलत कह रहा था, वो उसके खिलाफ फैब्रिकेटेड नहीं है, जेन्युइन है। मैं भाई कोई आई एम नॉट अ जज, फैक्ट फोकस कह रही है कि हमने फॉरेंसिक ऑडिट करवाया है इसका, और फॉरेंसिक में ये जेन्युइन है। इधर से जो आपने भी बात की कि इन्होंने जो तहकीक की उसमें टोटे जोड़े हुए हैं, तो लेट इट बी एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, और उसके लिए हमारे या तो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऐसी बात नहीं है, एंड देयर इज़ नो डर्थ ऑफ पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, जिनके आप एतमाद कर सकते हैं। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसी भी वो डर्थ नहीं है, कहतो रजाल नहीं है। आपका ये है कि इसको अगर ये हो जाए तो फिर ये अगर ऐसा नहीं होता तो फिर और इस तरह की नहीं, फिर तो अब तक वो सॉफ्टवेयर भी आ गया है। नहीं, एक तो आप नवाज शरीफ साहब की भी एक ऑडियो जो है लीक हुई, जिसपे वो अपने आप ही को कह रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गया गालिबन। देखे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में या तो फॉरेंसिक लैब ना हो, या तो पाकिस्तान में लोगों की कमी ना हो जो ईमानदार हों या जो एक्सेप्टेबल हों सब के लिए। देखे ना, आपके ही मुल्क में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप ही के मुल्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, कैसे बनते हैं? ये कंसेंसस से बनते हैं ना, तो इट मीन्स लोग हैं मुल्क में। तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब आज कैबिनेट में कहा गया कि जी वो तो जाली है, जाली साबित हो गई है, लेकिन आप ही के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी तहकीकात होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि अगर आप तहकीकात करा के इसको फेक करार दे दें तो किसी के पास कोई आर्गुमेंट रहेगा ही नहीं, किसी किस्म की कोई बात करने के काबिल नहीं रहेगा। फेयर एनफ। एक तो ये नुकता आ गया। पीडीएम पे आपको कमेंट लूंगा क्योंकि आज उसकी मीटिंग हुई और कमल साहिबा ने कहा है कि वो तो शो कॉज नोटिस इशू जो है अगर करने का फैसला किया गया है, जो कि कहा भी गया, और तो वो तो पहले वो तो जो 65 खड़े हुए थे और 50 ने वोट दिया था, 15 गायब थे, तो उस वक्त भी हमें कहा गया था ना पीडीएम की तरफ से कि तहकीकात करेंगे, वो आज तक हुई। आपको याद नहीं है वो चीज़? जब 6 दिसंबर को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, पहले तो ये जो पीडीएम का ये अभी आज जो इसको हम ऐसे सेटिसाइड नहीं कर सकते। वो बैठे, उन्होंने बातचीत की, जो बेसिकली तो लोगों को खड़ा करना है, लोगों के जो मसाइल हैं वो कमल शोधब साहिबा भी मानेंगी कि महंगाई है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं महंगाई है। पहले तो मीडिया को, इंडिपेंडेंट मीडिया को ब्लेम किया जाता था ना कि ये जाते हैं लोगों को इन्वोक करते हैं, लेकिन अब तो हुकूमत खुद कहती है। पहले हुकूमत कहती थी कि जी वो खा गए, पिछले खा गए, इस वजह से महंगाई, लेकिन अब कोई 2-3 महीने हो गए हुकूमत ने अपना नैरेटिव दिया है कि चूंकि आलमी सतह पे महंगाई हुई है, चूंकि नहीं तेल महंगा हुआ है कोविड की वजह, विच इज़ राइट, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि तेल महंगा हुआ है दुनिया में, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोविड की वजह से जो प्रोडक्टिविटी कम हुई, लोग बेरोजगार हुए, जॉब ख़त्म हुई, वो लोगों पे इम्पैक्ट आया एडवर्स, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो अपोजिशन भी इनकार नहीं कर सकती, वो कोई मीडिया का बंदा भी इनकार नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट भी इनकार नहीं कर सकती। अपोजिशन तो कह रही हम तहरीक चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे। मैं इसलिए 6 दिसंबर के हवाले से कह रहा हूं कि अगर वो लोगों को तैयार कर लेते हैं साथ ले जाने के लिए, फिर तो मसला बन सकता है ना। इसको हम आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि जी वो चूंकि उसमें फलां नहीं था, अगर वो साथ आ गए तो फिर क्या करेंगे? कमल साहब 2 नुकात हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी और एनपी साथ आ गई फिर क्या करेंगे, और दूसरा इमरान इस्माइल साहब को कोट कर रहे हैं शौकत पराचा साहब के, गवर्नर सिंध साहब ने भी मैंने सुना है भाई, उनको सुना है, उन्होंने कहा उन्होंने सुना है कि फोरेंसिक ऑडिट हो। अगर इन दोनों नुकात पे आप जवाब दे दीजिए।
अच्छा, एक तो मैं जो जस्टिस कयूम की ये बात कर रही हैं तो मैं समझती हूँ कि उसमें आधा एक्शन हुआ, क्योंकि अल राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, आवाज़ बीच में नवाज शरीफ साहब के भाई की है जी और जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं इस वक्त अपनी मुस्लिम जी लीग नून के, और पैगाम वो अपने बड़े भाई का पहुंचा रहे हैं जो वजीर आजम साहब थे, और आगे से वो कहने वाले कह रहे हैं जस्टिस साहब के बस मियाँ साहब का हुक्म आ गया तो काम खत्म। तो दोनों की शामत होनी चाहिए थी ना, दोनों को निशान इबरत बनाना चाहिए था कि इस तरह से डिक्टेशनें देते क्यों, और आज डिटाई के साथ कह रहे हैं कि जी अदलिया जो है वो करप्ट है और अदलिया हमारे खिलाफ खड़ी थी। इन्होंने खुद अदलिया को, नैब का जो सैफुर रहमान था जिनको अब समधी बना लिया है, इन सबको ये डिक्टेशनें देते भी रहे और इनके पैगामात गए और वो ऑडियो लीक्स आई हैं। तो क्या एक्शन हुआ? वो अभी तक तो आखिरी टाइम तक वजीर आला रहे हैं, इसलिए मैं उस समझती हूँ कि उस पर एक्शन होने चाहिए। दूसरी बात जो आपने पीडीएम के लिए बात की, देखें अभी अभी एक पेशावर में जलसा किया है मौलाना साहब ने, उसके बाद तो मेरे ख्याल में 1 महीना इन्हें खामोशी से बैठना चाहिए था, 2.5 सिर नहीं वहाँ इकट्ठे कर सके। अवाम बावजूद महंगाई के और सबके अभी जो हमारे जलसे हो रहे हैं केपी में, क्योंकि बल्दियात के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, वो देख लें आप कंपैरिजन में, तो अवाम तो साथ खड़ी हो रही है। अगर बंदे मोबिलाइज करके वो अपनी पीली फौज जो डंडा बरदार ले आते हैं तो मोस्ट वेलकम ले आए, लेकिन कहने की बात यह है कि बिलावल साहब और अभी कुछ अरसे पहले खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते। आपने शायद वो पैगाम सुना होगा, वो हमारे एक एंकर हैं, आपके कोलीग ही हैं, जिनको उन्होंने ये डॉन में होते हैं, उनको ये पैगाम दिया है। तो इन पीडीएम की जमातों का असल नजरिया है क्या, ये चाहते क्या है? कहते जी, एक ये कह रहे हैं कि जी आप 2022 में इलेक्शन अनाउंस कर दें, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं हम पूरी टर्म चाहते हैं। तो पहले तो जो मेन जमातें हैं उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं। दूसरी बात ये कि जो असेंबली के अंदर बैठे मेंबरान हैं उनको देख लें और बाहर बैठों को देख लें, उनमें इत्तेफाक नहीं। मैंने अभी नाम लिया था मुर्तज़ा अब्बासी साहब और उनके बड़े भाई जो हैं सफदर अब्बासी साहब के, 2 लोगों का जो है इस्तीफ़ा गलती से असेंबली के स्पीकर तक पहुंच गया था, दोनों ने हाथ जोड़ के इस्तीफ़े वापस लिए, ये कह रहे हैं हम इस्तीफ़े लेंगे। तो भाई आप लें ना, बिस्मिल्लाह करें। पिछले साल से हम सुन रहे थे कि इस्तीफ़े दिलवाए जा रहे हैं। बिलावल साहब ने तो ओपनली असेंबली में कहा कि हम इस्तीफों पे और उस पर कोई भरोसा नहीं करते, ना हम इस तरह की वो अब करेंगे पॉलिटिक्स, हम तो असेंबली के अंदर खड़े होकर पॉलिटिक्स करेंगे। तो असेंबली के अंदर तो हमें शहबाज शरीफ साहब लीडर नजर आते हैं जो मुझे पीडीएम में कहीं नजर नहीं आए। मौलाना अलग अलग जलसे करते हैं, पहले भी इनको आप इसको संजीदा नहीं ले रही, इसका मतलब है पीडीएम आपके लिए कुछ संजीदा चैलेंज नहीं है। को लेके दूसरी तरफ मतलब नुकता यह है कि पीडीएम आपके लिए संजीदा चैलेंज नहीं है। आपस में देख ले संजीदगी। इन्होंने अभी जब अपोजिशन ने कोशिश की थी और एक प्रोपेगेंडा की पूरा हफ्ता 10 दिन रट्टा लगाया था, ये अभी जो जॉइंट सेशन में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब जरा इकोनॉमी पे आ जाते हैं, क्या हाल हुआ है। हमने जो बिल हमने जो करवाने थे पास वो हमने कराए हैं, किधर थे इनके बंदे? अददी इनके पास पूरी है ही नहीं, बाहर भी निकल के अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब की बात रहेगी, लेकिन मैं चाहूंगा जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इमरान इस्माइल साहब की बात रहती है, मैं उस पे भी आ जाती हूँ। देखिए, जो इमरान इस्माइल साहब ने बात की वो फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, आज भी उन्होंने बयान दिया है कि तहकीकात होनी चाहिए और मेरे ख्याल में जुडिशरी को इसके ऊपर बहुत संजीदगी से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी कैंपेन चल रही है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ठीक है, आप 10 जगह से मुख्तलिफ वीडियोस ऑडियोज निकाल के और एक ही बंदे के क्लिप्स जोड़ेंगे तो फोरेंसिक में तो उसी बंदे का नाम आएगा जिसका है, लेकिन उसने एक 45 सेकंड में ये सारी बातें नहीं की, उसने मुख्तलिफ जगहों पे ये बातें की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के। पॉइंट टेकन। अब जरा कैसर शेख साहब के पास जाते हैं, आपका ये देखिए इस तरीके से जी नुक्ता आ गया। कैसर शेख साहब सर जरा सवाल, अब जरा इकोनॉमी पे आते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एफबीआर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इजरा किया, भी तो मखसूस सेक्टर्स के लिए, गालिबन चीनी के लिए है, तंबाकू के लिए है, खाद के लिए, इसको फिर मरहलावार दीगर जो सेक्टर्स हैं उसमें ही मुतारिफ कराया जाएगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मौके पे तकीद करते हुए कहा कि हमें कर्जे इसलिए लेने पड़ते हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, और माजी में जो आपके दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जे लिए गए, हम जो 6000 अरब रुपए इकट्ठा करते हैं टैक्स, वो आधे तो हम किस्त में दे देते हैं, आधे रह जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, IMF और हुकूमत के जो स्टाफ एग्रीमेंट हुआ है उस पर काफी तनकीद कर रहे थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब और पीपल्स पार्टी के, चूंकि आजकल आप लोग इकट्ठे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हम जाते ही IMF के पास इसलिए क्योंकि हमारे पास लिक्विड कैश नहीं है, अगर कैश हो तो हमें क्या जरूरत है कर्जे लेने के लिए। शेख साहब जी, अनवार बड़ा आसान सी बात है, आपने देखे ना संजीदा क्वेश्चन की है। असल में
मूड ही नहीं है पैसे इकट्ठे करने का। पैसे सारी दुनिया ने किस तरह इकट्ठे किए? देखिए, खुद जो भी पार्टियां आई हैं पिछले, मैं कोई आज की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 50 साल से बात कर रहा हूँ कि नेशनलाइजेशन हर पार्टी के मैनिफेस्टो पे था कि नेशनलाइजेशन, जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको हम या तो बेहतर करेंगे, उनको अपने कदमों पे खड़ा करेंगे, और या उनको प्राइवेटाइज करेंगे। जी इस वक्त अनवारुल हसन कोई 4000 अरब रुपए हुकूमत का लगा हुआ है नेशनलाइज्ड इदारों पे, जो हर साल 700 से 800 अरब रुपए खसारा करते हैं। ठीक। अब किसने मना किया है कि, क्योंकि इनको जो ब्यूरोक्रेट समझा देता है, इनको तो ये कहते हैं कि ये माफिया लगा हुआ है। और मुझे ये बताइए कि वो 3-4 हजार अरब रुपए लगे हुए हैं, जिससे 700-800 अरब रुपए सालाना खसारा होता है, वो उसको क्यों नहीं प्राइवेटाइज किया जाता, या उसको अपने बेहतरी के लिए उसको प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बनाया जाता? दूसरी बात, पूरी दुनिया में जो पैसा आया है ना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आया है। आपने माहौल हमेशा, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि बाहर से पैसा आएगा, लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पे आके नौकरियां करेंगे बाहर के लोग। पूरी दुनिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट जमा कर रही है। इंडिया ने इस साल $44 बिलियन इसी साल कोविड के बावजूद, अगर कोई फिगर में फर्क हो तो बताइए, उन्होंने इकट्ठा कर लिया। हमारे यहाँ क्यों नहीं इकट्ठा होता? क्योंकि हमारी हुकूमतें सिर्फ IMF पे इन्हासार करती हैं और ज्यादा ज्यादा कर्जे लेती हैं, उनको लेविश खर्च करती हैं, उनकी मौजें होती हैं कर्जों से लेके। देखिए, हमने जब छोड़ा उस वक्त भी बहुत बड़ा कर्जा था। हर जो बच्चा पैदा होता था, इमरान खान साहब भी कहते थे कि 1,20,000 का मकरूज है। आज वो 1,90,000 का हर बच्चा जो पैदा होता है वो मकरूज हो गया है। बात ये कि हमारे पास बड़े रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया में। मैं दुनिया में फिरा हूँ, मैंने देखा है चाइना में, वहाँ के ओवरसीज चाइनीज ने आके इन्वेस्टमेंट की, और जापान ने इन्वेस्टमेंट की। कोरिया में मैंने बहुत शुरू में देखा है, जबकि उनकी डेवलप हो रही थी इकानमी, तो सारा जापान से और मुख्तलिफ ममालिक से उनकी इन्वेस्टमेंट आई। इंडिया में आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको मिसाल दे दी, हम क्यों नहीं करते? वजह क्या? अच्छा, कहते क्या है, ब्यूरोक्रेट ने इनको किधर लगाया हुआ है? माफियाज की तरफ के, कारोबारी माफियाज है। मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ अनवार, जो कि आपके तबसर से अगर जाए, बात ये है कि अगर बिजनेसमैन ही यहाँ पे वो मुनाफाखोर है या वो माफियाज हैं, तो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ना, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स जी 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 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। मैं आज 75 साल का हूँ और बिजनेस में compete कर रहा हूँ। 60 साल वो हुकूमत के तमाम नो हाउ लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं, बाहर की दुनिया में अपॉइंट होते हैं हमारे बाहर के ममालिक में। वो कभी भी कोई एक आदमी आपने देखा कि वो बिजनेस में कामयाब हो गया इतने बड़े नो हाउ लेने के बाद? या ये जो FBR के ऑफिसर होते हैं करप्शन करते हैं और हमें इतना उनको हर जगह पे रुकावट लाते हैं? कभी आपने देखा कि ये ब्यूरोक्रेट्स में बिजनेस जो इतना नफा है, इतना हम प्रॉफिट खाते हैं, और इतना सिर्फ इस तरफ लगाए हुए हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम आना ही नहीं चाह रहे सही रास्ते पे। उन्होंने क्यों नहीं कारोबार किया? ना बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर आता है, क्यों नहीं आता? अगर ये मार्केट इतनी लुक्रेटिव है, यहाँ बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, तो बाहर के लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? आपने ये माहौल ही नहीं दिया। असल तो सारी दुनिया में जो इस वक्त जी, आपकी थोड़ी सी मेरे ख्याल में कनेक्शन में फ्रीजिंग आई है, लेकिन अहम नुकात उठाएं कैसर शेख साहब। दोबारा आपके पास हम लौट के आएंगे। मैं शौकत प्राचर साहब, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ये भी तो एक हकीकत है कि आज भी शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि 22 करोड़ आवाम है, 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, टैक्स को देना चाहता ही नहीं है। और वो भी टैक्स वो देते हैं जिनकी तनख्वाह से काट लिया सोर्स जाता पे है, मैं और आप source जो हैं पे। वो हमारे एड सोर्स Otherwise कट जाता है। कोई टैक्स और अगर नहीं 10 देता। लाख लोग ऐसे हैं जो रिटर्न जमा कराते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। मैं बता रहा हूँ ना कि वो तनख्वाहदार तबका ही है जो टैक्स देता है। अदरवाइज तो अंडर इन्वाइसिंग करते हैं, ओवर इन्वाइसिंग करते हैं। इंपोर्टर है तो वो अंडर इन्वाइसिंग कर देगा, एक्सपोर्टर है तो अंडर तो इन्वाइसिंग माफियाज हैं इसका मतलब? इसको माफिया से भी ज़्यादा कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो टैक्स मशीनरी है वो भी तो साथ मिली होती है। ये पॉसिबल है कि FBR के बंदे Obviously. की मिली भगत के बगैर एक बिजनेसमैन ये वो तो अपनी possible पूरी ही नहीं है। रिटर्न दे? तो फिर अच्छा, फिर आपकी जो विलिंगनेस है वो है नहीं। मतलब वज़ीर आज़म साहब आज भी कह रहे थे कि लोग टैक्स नहीं देते, वो समझते हैं कि ये बाहर चला जाएगा। जी, एक फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर भी है कि ये थॉट ही नहीं है ना कि हमने टैक्स नहीं देना, दैट्स ऑल जी। लोग यकीन करें भागे भागे फिर रहे होते हैं कि किसी तरह से हम टैक्स देने से बच जाएं। पहले तो कोई NTN नहीं बनवाता था। जब आपने ये उसमें रेगुलेशन में ले आए कि उसमें कुछ चेक्स आ गए, तो अब NTN बनवाते हैं जाकर। नेक्स्ट टैक्स नंबर वही आप आ गए ना, एनरोलमेंट हो गई। टैक्स दें न दें वो अलग बात हो गई, बट आप टैक्स नेट में आ गए। और टैक्स नेट में भी 22 करोड़ में से अगर 22 लाख हैं, 1% भी नहीं बनते। कितना माइनर है।
दुकानदार हैं, आप लगाते हैं मशीनें, वो एहतजाज करते हैं। मुझे याद है इस सदी के शुरू में रियाज हुसैन नकवी साहब मरहूम FBR के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जी हम सर्वे करेंगे जी। उस सर्वे के लिए इन दुकानदारों, इन ताजरों ने तबाही मचा दी, मुल्क में बंद कर दिए, लड़ाइयाँ हो रही थी, बार बार नहीं करने दिया सर्वे। और अल्टीमेटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ही दौर में सलमान शाह साहब को किसी दिन उनसे पूछ लें, सेल्फ असेसमेंट आ गई कि सेल्फ असेसमेंट कर दें, आपके ज़िम्मे इतना टैक्स आता है। तो वेयर इज़ देन एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसने टैक्स लेना है। अब इसका एक दूसरा भी है, दूसरा ये एस्पेक्ट ये है कि ये टैक्स क्या वाकई आवाम पे खर्च होता है, ये भी तो क्वेश्चनेबल है। आवाम के मेडिकल पे कितना खर्च हो रहा है, आवाम की सहूलियात पे कितना खर्च हो रहा है। यानी आपके सरकारी अस्पतालों में अब वो पैरासीटामोल तक ये लग्जरी तो नहीं है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है टैक्स देना। भाई टैक्स किस लिए देते हैं ना, कमाल कर रहे हैं आप। हुकूमत निज़ाम टैक्स- हुकूमत निज़ाम- रियासती अमूर नहीं, चलाने नहीं, के लिए, और रियासती- आपको उसके तवसत फायदे दिए जाएंगे। फायदे दे, तो जब फायदे मिलते हैं लोगों को, आज तो पैरासीटामोल नहीं, आज डजंट मीन के इस गवर्नमेंट में, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, क्या लोगों को वो फैसिलिटीज मिलती हैं इन रिटर्न। देखिए ना, जब आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही इतना अनइक्वल कर दिया बाय डिज़ाइन, यानी जो आपके मुल्क में इंट्रेंच तबका है, जिसको आप माफिया कहें, वेस्टेड इंटरेस्ट, पहले वेस्टेड इंटरेस्ट का वर्ड होता था, अभी माफिया कह दिया जाता है। उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि कोई बेनिफिट ट्रिकल डाउन ना हो। इस विशियस साइकिल को तोड़ा कैसे जा आज सकता तो है? करारदाद आ गई ना पंजाब असेंबली में, जी बढ़ाएं हमारी टैक्स एंड प्रिविलेज। तो जो 10,000 रुपए वही वही उसी असेंबली में खड़ा 10,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसका किसी ने सोचा है? आप उससे तो टैक्स काट लेते हैं। कैसे काटते हैं? शू पॉलिश लेने गया, ट्रिपल टैक्स हो गया उस पर। अगर वो जनाब ब्रश लेने गया, टूथपेस्ट लेने गया, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, उस पर तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उसकी सैलरी नहीं बनी, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी। कब से नहीं बढ़ी, कब से नहीं बढ़ी, मुझे तो याद नहीं है कब बढ़ी थी, लेकिन अपनी सैलरीज के लिए करारदाद आ गई और वो बढ़ भी जाएगी। उन्होंने कहा जी बढ़ाएं उसको। तो टैक्स ना देने का जो डिसइंसेंटिव्स हैं वो भी इतने हैं। लेकिन दुरुस्त है आपकी बात की, जिम्मेदारी है लोगों की। एक चीज़ मैं कमल शोधब साहिबा से क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो आज कहा गया, ये भी अभी फरमा रही थी कि टुकड़े टुकड़े जोड़े हैं साकिब निसार की स्पीच के, तो इट मीन्स ये बातें उन्होंने की थी अलग-अलग मौक़ों पे, जिनको जोड़ा गया। मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये सवाल आपने कमल साहिबा के लिए रखा है। मैं कमल साहिबा आपकी इजाज़त से, चूँकि कैसर शेख साहब का सिग्नल फ्रीज हो गया था, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा कैसर साहब, फिर मैं तफसीलन जवाब कमल साहिबा से ले लूँगा। कैसर साहब, आपका सिग्नल फ्रीज हो गया था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कहा गया कि भाई लोग टैक्स नहीं देते बिजनेसमैन, तो कभी के सोचा गया कि क्यों टैक्स नहीं देते? वजह क्या है कि करप्शन ही इतनी है FBR में। ये खुद कहते थे, बिजनेसमैन को मिली भगत भी होती है ना सर। एक साल में 4,000 अरब रुपए की तो इमरान खान साहब कहते थे, जो मैंने ही फिगर्स दी थी वो कई जलसों में उन्होंने रिपीट की, 4,000 अरब रुपए की करप्शन है। भाई अगर मैं कोई टैक्स किसी का बनता है तो ऑफिसर साहब कहते हैं कि इसमें से अगर जो आपका बनता है चौथा हिस्सा या पांचवा हिस्सा मुझे दे दो और बाकी आपको नहीं लगेगा। भाई आप अपने इदारों को ठीक करें। अमीर करप्शन क्यों नहीं? ये तो कहते थे अपने फार्म करेंगे FBR, बिल्कुल टैक्स, ये दुरुस्त कह रहे हैं पिराचा साहब कि टैक्स नहीं दिया जाता, पर उसकी वजह क्या है? क्यों मार्शल लॉज में भी, इवन मुशर्रफ साहब के दौर में भी कामयाब नहीं हुआ, छापे मारे गए, अब हर किस्म का एफर्ट तो कर चुके। जब तक आप अपने इदारे को, और बड़ी डेयरिंग करप्शन है, कोई बंदा, और ये ट्रैक एंड टेन्योर सिस्टम बेहतर है सर, ये बता दीजिएगा कैसर साहब, ये अच्छा है ट्रैक एंड टेन्योर सिस्टम? जी क्या कह रहे हैं? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, सॉरी मैं माजरत टेन्योर कहते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो मुतारिफ कराया गया, ये एक अच्छी पेशरफ्त है। बिल्कुल सारे सिस्टम जितने भी अनवारुल हसन इंट्रोड्यूस होते हैं सब अच्छे होते हैं, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, मुझे सिस्टम आने चाहिए। लेकिन बात वही है कि हमारे मुल्क में नहीं किया गया ना, कहीं भी तो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ हमारा। चले सर, कोई भी किसी चीज की इब्तिदा भी तो करनी है ना। जहाँ कौमी आमदनी का सिर्फ 10% टैक्स आता है। ओके, बिल्कुल पिराजा साहब ठीक कह रहे हैं, ना ही वो टैक्स का ये हमें कॉन्फिडेंस ठीक है सर। नुक्ता सर आए मेरे साथ रहेगा जरा जवाब इसका कमल साहब से। कमल साहब बहुत से नुकात इकट्ठे हो गए, मेरे ख्याल में आपने नोट डाउन कर लिए होंगे कि, तो उन्होंने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज कर दे तो बहुत से पैसे आपके बच जाएंगे, सालाना 700-800 अरब रुपए। फिर टैक्स देने के इंसेंटिव्स और ना देने के डिसइंसेंटिव्स शौकत पराचा साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि वो जो आपने कहा था टुकड़े करके जोड़ी गई है, उस पर उन्होंने सवाल किया कि तो क्या उनकी मुख्तलिफ तकरीर जोड़ के इसको बनाया गया? कमल साहबा उधर से ही शुरू कर लेते हैं, रिवर्स पे कर लेते हैं। देखिए मैं साकिब निसार साहब की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, मैं तो एक आपको
जो समा टीवी का आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि उन्होंने उस क्लिप का पूरी डायसेक्शन करके बता दी है, और मुख्तलिफ मौक़ों पर जब वो तकरीरें कर रहे हैं वो उन्होंने साथ लगा दी हैं जिसको ऑडियो क्लिप बनाया गया है, तो मैं तो उसी का ही रेफरेंस दे रही हूँ। जाहिर है उन्होंने बात जो की हुई है, जितनी एक मेरे पास क्लिप है मैंने वो शेयर भी किया, ट्वीट भी किया है। बाकी ये है कि साकिब निसार साहब ने इसको डिनाई किया है कि इस किस्म की बात, जिस तरह 45 मिनट्स में उन्होंने 45 सेकंड का क्लिप बनाया है, इस तरीके से कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं लॉन्च की गई। तो जाहिर है मैं तो उन्हीं की बात को एंडोर्स करूंगी। बाकी जो है वो अब जाहिर है मामला अदालत में जाता है, जो लाने वाले हैं क्लिप को सामने उनका काम है कि वो उसको प्रूव करें कि ये सही क्लिप है या नहीं है। और जिस तरह इन्होंने कहा, और इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा, और फवाद चौधरी और हम सब कह रहे हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सारे क्लिप्स की असलियतें खुलनी चाहिए और लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जो एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि मामला जिस वक्त अदालत में आ रहे हो, जिसके भी जैसे अब मरियम बीबी के आ रहे हैं, तो जनाब वो सीरीज़ में ऑडियो क्लिप्स तो कभी एफिडेविट और पता नहीं क्या क्या निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से इदारों को मलाइन करना और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करने की रिवायात ख़त्म करनी चाहिए। जहाँ अब आपने इकानमी की बात की, मैं पॉइंट वाइज आंसर कर दूँ। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही पाकिस्तान को इस वक्त चला रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो बैरून मुल्क जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने तो भेजे हैं पैसे, और यहाँ पे आपके हर महीने जो है वो बढ़ना शुरू हुए हैं, और उसके आप देख लें उसकी वजह से स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो है वो बढ़े हैं। जहाँ तक कैसर अहमद शेख साहब का एफबीआर पे एतराज़ है, मैं समझती हूँ वो ठीक बात कर रहे हैं, और ये एतराज़ शब्बर जैदी साहब ने भी उठाया। आपको याद होगा उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, जो अभी आप एनटीआर नंबर की बात करें या टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को लाने, और ख़ुसूसन जो ताजिर हजरात की जिनकी पराचा साहब ने बात की है, तो फिर एक गदर मचा, एक कोहराम बचा, और इतना उनको प्रेशराइज किया गया कि वो उसको सस्टेन नहीं कर सके जी। तो अंदर से बाहर से दोनों साइडों से किया जाता है, क्योंकि हमारी इनफॉर्मल जो इकॉनमी है, या जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पैसा जो है वो टैक्स के थ्रू ना हो, कैश की सूरत में लोग घरों में रखते हैं, और कैश का लेन देन जो है उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है ताकि टैक्स एवेड कर सके, वो बहुत ज़्यादा है। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाती हूँ, कई दुकानें, करियाने की दुकानें हैं, बड़े बड़े यहाँ पे इस्लामाबाद में पिंडी में स्टोर्स हैं जहाँ से आप मंथली ग्रॉसरी करते हैं। वो आपको सिंपल, अगर आप उन्हें कार्ड पेश करेंगे जी ये कार्ड लें, तो वो कहेंगे नहीं आप कैश ले आएंगे, साथ ही एटीएम है, हमारी जी मशीनें नहीं चल रही हैं। हालांकि और उनसे पूछे कि एनटीआर नंबर है, तो कहेंगे हाँ जी लगा हुआ है। फिर आप मुख्तलिफ बेकरीज हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, मेन सेक्टर्स में है, जो टैक्स पता लग जाता है कि वो कार्ड पे नहीं कैश पे आपसे वसूल करते हैं जी। और मैं समझती हूँ कि कंज्यूमर को भी इस चीज़ को हमें इंसेंटिवाइज करना है कि लोग कार्ड का इस्तेमाल करें। हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा नोट जो है वो लेना लोग नहीं अच्छा समझते, और कोशिश करते हैं कि कार्ड के ऊपर इंसेंटिवाइज करें। उससे वजह यह है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है, तो लोगों को प्रेफरेंस होती है कि हर चीज़ जो है वो थ्रू कार्ड या थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन हो, ताकि हमारी ये एक मनी ट्रेल बनती जाए। यहाँ हम उल्टा चलते हैं। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे लेजिस्लेशन होती रही, बेनामी को यहाँ पर जो है वो आपको पता है लीगलाइज किया गया, और टीटियाँ गई भी सही और आई भी सही, और मनी कैसे यहाँ पे लॉन्ड्रिंग भी हुई और वॉश भी हुई। तो अब इन चीज़ों को रिवर्स करना है, इदारों को इंसेंटिवाइज करना है। कैसर अहमद शेख साहब के जो एतराज़ात है वो बिल्कुल सही हैं, आम आदमी को मसले होते हैं। जाहिर है जब आपका टैक्स कलेक्ट करने वाला बंदा साथ मिल जाए और कहे कि इतना टैक्स छोड़ के आप हमें इतने दे दें तो फारिग है। तो ये बात तो आपको पता है कि अभी प्रेजेंट जो ये मिनिस्टर हैं, इसके फाइनेंस के एडवाइज़र हैं, उन्होंने असेंबली में बजट की स्पीचेस में भी की। उसी रिफॉर्म का एक हिस्सा है कि ये जो ट्रैक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ह्यूमन एलिमेंट कम बीच में शामिल होगा, उतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसका ट्रैकिंग करना आसान होता है, और उसको फिर सिस्टम को जाके इवेड करना या सिस्टम को करप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत हद तक जो है ना करप्शन एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है। एक और मैं जरूर नुकता उठाना चाहूंगा, करना है उनकी अपस्केलिंग करनी। जी जी, एक और नुकता, कैसे शेख साहब कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे तो इदारों में बेहतरी है। ठीक है, कैसे शेख साहब आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान अब मुआहिदा हो गया है, और शौकत तरीन साहब कह रहे थे। एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ अनवार साहब, एक और सिर्फ पॉइंट दे दूं। जो इन्होंने शौकत पराचा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जब आपकी डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम होती है तो फिर हुकूमतें जो इनडायरेक्ट पे जाती हैं और सेल्स टैक्स ज़्यादा लगाने शुरू कर देती हैं, जो पिछली हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा किया, हमने तो कम किया है सेल्स टैक्स।
लेकिन अगर डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन वो कम होगी नफी में तो सर हिला रहे हैं ultimately मैडम। हुकूमत कमाती तो नहीं है, कोई बिजनेस पराचा तो नहीं साहब करती। चले दोबारा लौट के होगा। जी। पराचा साहब नफी में सर हिला रहे थे। कैसर शेख साहब, सर शौकत तरीन साहब ने कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब मुआहिदा हो गया है, आपके क्या असरात देख रहे हैं IMF और हुकूमत के दरमियान? जो $1 अरब की किस्त है अब वो जारी कर दी जाएगी और कुछ कानून साजी भी उसके साथ प्री कंडीशन के तौर पे रखी गई है और 12 जनवरी को गालिबन उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी इसकी पर अप्रूवल दे दी, की डेट भी रखी गई है। इस पे आपके क्या कमेंट्स है, बताइएगा कैसर शेख साहब क्या? अनवर हसन साहब, उन्होंने ये बहुत ही सख्त शराइत रखी है। 1.5 साल से ये मुआहदा हो रहा था। 1.5 साल में देखिए, असल में कसूर हमारा अपना है। हम बजाय कि हर हमारा बंदा उठता है और IMF और उनको कहता है, बिल्कुल IMF के लोग यहाँ आते हैं और वही हमें कर्जे देते हैं और वही खर्चे करवाते हैं जो जिस तरह खर्चा होता है। लेकिन हमें अपने आप का ख्याल करना है ना। हुकूमतें तो हमारी हैं। आप बताइए अनवर हसन साहब के कौन से 3 अहम ओहदे हैं? एक FBR का चेयरमैन होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक स्टेट बैंक का गवर्नर होता है। सब बाहर से आते हैं। इलेक्टेड लोग क्यों नहीं बन सकते जो आम के नुमाइंदे हैं? नेशनल असम्बली की तरफ से कोई, मेरे ख्याल में 25 साल में 6 महीने कोई नवीद कमर साहब रहे। बात यह है कि तमाम वो तो उन्हीं के बंदे आते हैं। देखिए, उन्होंने तो अपनी शर्तें रखनी है। हम इतने कर्जे क्यों लेते हैं हमें और उसका बेजा खर्च करते हैं? तो ये जो अभी मुआहदा हुआ है ना, इसमें अभी रिसेंटली देखा आपने कि 1.5% 150 बेसिक पॉइंट बढ़ गया इंटरेस्ट रेट। और फर्दर वो कह रहे हैं कि जल्दी होनी चाहिए मीटिंग और साल में 6 की बजाय 8 होनी चाहिए। मतलब ये है कि और महीना 1.5 महीना में उन्होंने 1-1.5% और बढ़ाना है। और अच्छा, ये तो हो गया क्योंकि हमारे, और फिर वो कहते क्या है, वो ये कहते हैं कि आपका जो बजट खसारा है वो कम हो, यानी टैक्स ज्यादा वसूल करे। आपने टैक्स की बात की, बड़ी अच्छी। पाकिस्तान वाहिद चंद मुल्कों में होगा जिसकी कौमी आमदनी का 10% टैक्स आता है। वो कह रहे हैं अब 6100 अरब करें, वसूल करें। वो कह रहे हैं आप जो लेवी आपने खत्म की है पेट्रोलियम, तो ये सारी मुश्किलें आएंगी आम, और बिजली महंगी होगी और बजट मिनी बजट आ रहा है, इसमें हर किस्म का सेल टैक्स खत्म कर रहा है जिसको एग्जम्पशन मिली है। मैं ये महसूस करता हूं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा अमीर आदमियों को जिन्होंने भी पैसा कमाया है। इनकम टैक्स जो है, मैं बिल्कुल पराचा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। हमारे यहाँ बहुत कम टैक्स दिया जाता है, टैक्स का कल्चर नहीं है। हम सबको अगर मुल्क चलाना है तो बिजनेसमैन को, क्योंकि हमारे यहाँ अमीर और गरीब का तफावत बहुत बढ़ गया है। सिर्फ IMF को हम मोरद इल्जाम ठहरा दें, और उनको ये जरूर है कि उन्हीं ने हमें कर्जे दिए और वो उन्हीं की तरफ से बताया गया कि किस तरह खर्चा करें। लेकिन इस वक्त जो हम अपनी चादर में, वो कह रहे हैं कि अपनी चादर में उसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारो, या उसके मुताबिक रहो, तो ये कोई बात है, हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे लेकिन मुश्किलात बहुत होंगी। मुश्किलात होगी, आपका नुकता है कि, और आपने कहा कि मिनी बजट जो है वो लाना पड़ेगा। अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स का रेट। ठीक है सर, शौकत पराचा साहब से भी सर मैं इस पे इजाफा करें। देखिए, मैं कह रहा हूं कि डॉलर में आप तनख्वाह रुपए में दे रहे हैं और डॉलर में आप जो है महंगाई कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें कैसा साहब आपको नुकता गया सर, वक्त की तंगी चुके आड़े है, तो शौकत पराचा साहब इस पे आप कमेंट दीजिएगा सर। ये अब हुकूमत के लिए PDM से ज्यादा इकोनॉमी ज्यादा बड़ा चैलेंज है आपकी नजर में? क्योंकि जब IMF के साथ हुआ और वो कह रहे टफ कंडीशंस हैं, कैसा साहब कह रहे हैं, और ये तो ज़ाहिर बात है आज अखबारात पे भी लीड स्टोरीज लगी हुई है। गवर्नमेंट मसलसल बैकफुट पे है वो है इकोनॉमी।